बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह आपकी एज़ यूजुअल अच्छी हुई होगी। अगर अच्छी नहीं हुई तो आप घर से बाहर निकलें, आपको पता लगेगा कि बाहर बारिश हो रही है। बहुत सारे इलाकों में हो रही है। जब मैं आ रही थी तो आधा रास्ता मुझे बारिश मिली और आधा रास्ता नहीं मिली, क्योंकि मानसून बारिशें हैं तो ये इसी तरह की होती हैं। लेकिन जब भी बारिश होती है ये दुआ करनी चाहिए कि ये बारिश अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की बारिश रहे, ना कि ज़हमत की बारिश बने, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी के हालात होते हैं ना वो फिर बहुत ज़हमत देते हैं और वो अच्छे खासे इतनी ज़हमत हो जाती है कि लोगों का घरों से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ लाइट भी चली जाती है। लाइट जाती है लेकिन बिल आपको उतना ही आएगा। ऐसे आपने बिल्कुल किसी खुशफहमी में नहीं रहना कि अगर लाइट नहीं आ रही तो बिल भी नहीं आएगा, बिल उतना ही आपने पे करना है। सो लिहाजा तैयार है। और इस अच्छे मौसम में अगर है तो अब चूँकि अगर आपको लग रहा है आप इस बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं तो अच्छी सी चाय लें। मेरी चाय मेरे साथ आ गई है और साथ साथ कुछ ख़बरें भी हैं जो मैं सुबह सुबह आपको दूंगी। सियासी माहौल पे आपको पता है हम कुछ ना कुछ बात करते हैं। स्टार्ट में कुछ अपडेट्स होती हैं जो गुज़िश्ता दिन हुई होती हैं, उन पर डिस्कशन होती है। इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है कहा जाए कि उरूज पर है तो ये गलत नहीं होगा। हुकूमत किसी भी सूरत PTI को ढील देने के हक़ में नहीं है। लगता यही है कि अभी कल भी जैसे हमने स्टेटमेंट के हवाले से जिक्र किया कि PTI को दहशतगर्द जमात साबित करके पाबंदी लगाने का भी फैसला कर चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI के जो सेक्रेटरी है उस पर छापा हो या रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी हो, उसकी कड़ियाँ कुछ मिलती जुलती महसूस हो रही हैं। दूसरी जानिब DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी 9 मई के वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को भी ढील ना देने का इंदिया दे दिया है। उनका कहना है कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। सियासी माफिया चाहता है कि अदम इस्तेकाम को मुतनाज़ा जो है उसको किया जाए और डिजिटल दहशतगर्द और फ़ौज जो है दीगर दहशतगर्दों के सामने खड़ी है। 9 मई करने वालों और मनसूबा साजों को ढील देंगे तो मुल्क में फसायत फैलेगी। दूसरी जानिब बानी PTI की जानिब से इमरान खान की जानिब से जी इतराफ़ भी किया गया है कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। उसके अलावा हुकूमत के अदलिया मुखालिफ महाज और आइनी ब्रेक डाउन के खदशात पर भी बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है इसी पे तज्ज़िया ले लेते हैं। कुछ ओपिनियन भी आएगा। हमारे पास सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मौजूद है, रहनुमा PTI हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपको भी सुबह बखैर, आपके सारे सुनने वालों को सुबह बखैर। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुक्म कीजिए क्या पूछना चाहते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक में, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये मौजूदा सूरत हाल आपको भी पता है PTI के लिए मुश्किलात जो कहने कम होने का नाम नहीं ले रही। एक साइड से कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता है तो दूसरी तरफ कोई ना कोई एक नया महाज तैयार है। इस वक्त मौजूदा पार्टी के अंदर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का माहौल है, क्या आप लोगों की जो एक सोच है, क्या आपको आइंदा आने वाले नियर फ्यूचर में क्या मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। ये पिछले 2-2.5 सालों में जिस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्वीट किया जा रहा है, और मुझे तो डर लग रहा है आपके प्रोग्राम का, आपका, कि आप एक टेररिस्ट को अपने प्रोग्राम में बुला के उनसे बातचीत करवा रही हैं। तो पता नहीं आप लोगों को क्या होगा, बैन ना हो जाए। हम तो बैन होंगे, आप भी हमारे साथ ना रगड़े जाएं। तो ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को इस चीज़ का। नंबर 2, देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हो रहा है वो बड़े हमारे एक किस्म के बड़े हाई होप्स हैं। और हम समझते हैं कि फ्यूचर हम लोगों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का इकट्ठे है। और इंशाअल्लाह ताला सिवाय ग्रोथ के और प्रॉस्पेरिटी के और क्या कह सकते हैं वो ग़ुलामाना जहन से निजात के अलावा और कुछ नहीं होगी। और उसकी वजह ये है कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक भिखारी की सोच होना गलत बात है। मतलब जो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो गरीब होते हैं, बड़े बड़े खुददार होते हैं। उनको अगर आप भीख दें तो वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम मेहनत करेंगे। दूसरी तरफ एक और सोच होती है जो जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो फिर भी भीख मांगते फिरते हैं, वो उनकी सोच होती है।
तो उस सोच से इस मुल्क को जब तक हम आज़ाद नहीं करेंगे, और ये वही सोच है जो आजकल अगर आप देख रहे हैं, अब ये देखिए अल्लाह ताला लोगों को इज्जत देने वाला, अल्लाह ताला लोगों के लिए वसीले बनाने वाला है। ये गोहर एजाज केयर टेकर मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये जो आईपीपीज हैं, ये कितना बड़ा इस मुल्क के साथ धोखा था। ये आप हम टेररिस्ट की बात करते हैं, इससे बड़ा टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म इस मुल्क के साथ इन दो हुकूमतों ने जो किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 1992 में पहला आईपीपी हबको का बना था, उसमें 1.8 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, और आपको पता है 73% प्रॉफिट मार्जिन पर ईयर के हिसाब से ले रहे हैं आप। ये 22 साल हैं, अगर हम पहले 2-3 साल को छोड़ भी दें, 22 साल में 20 साल में 73% करके देखें, ये तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर उनको हम दे चुके हैं। हम लोग ऑन एन एवरेज पिछले 1 साल में 2 साल में हम लोग उनको 6 अकॉर्डिंग टू ये गोहर एजाज साहब, अकॉर्डिंग हमने 7 बिलियन डॉलर्स उनको हम दे चुके इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स। अब ये सोच ले, हम लोग जो आईएमएफ के सामने हमने घुटने टेके हुए हैं, वो कितने के लिए? वो 6 बिलियन डॉलर के लिए। ये जो आपने कहा था कि बिजली वो हो जाएगी, कम नहीं होगी, अब आप सोचें इसमें कोल को देखें और उस पर सितम ज़रीफ़ी देखें इस मुल्क के साथ, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, मैं इम्पोर्टेड कोल साहिवाल में लगवाऊंगा। एक कोल वैसे ही सबसे एक्सपेंसिव है, 50 रुपए 60 रुपए पर क्या यूनिट के लिहाज से आपको मिलता है, उसमें से वो इंपोर्टेड कोल ला के साहिवाल में लगाएंगे, मतलब कराची में इंपोर्ट होगा, कराची से साहिवाल तक बाय रोड आएगा, उसके बाद यहाँ पे करेंगे। ये वो डिसीजंस हैं जिनको, जो गलत डिसीजन, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने नैब के कवानीन इस्तेमाल किए हैं। अब नैब के कवानीन में अब आप देखें, उसका जो पहला आर्टिकल है जिसमें ये कहते हैं 1985 से आप लोगों ने किसी को नहीं पकड़ना। 1985 क्यों है? अगर आप हिस्ट्री देखें, 1985 में ही मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने थे। तो जब से ये लोग पोजीशन पे आए, इन्होंने कहा उस दिन के बाद आपने कोई चोरी नहीं पकड़नी, उस दिन के बाद आपने कोई इस किस्म के काम जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो सारी चीजें, और मनी लॉन्ड्रिंग मुझे बताएं, इन्हीं के ज़माने में ये जो फैटअप हुआ था, जो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट आया था, ये पाकिस्तान पे क्यों आया था? इन्हीं लोगों की तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से आया था। मैं मिसाल देता हूँ, आपने कभी खूबसूरत लॉन देखा है? बहुत प्यारा लॉन, एक जैसा घास हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पता वजह क्या है? उसके अंदर बाज दफ़ा जिसे हम जंगली घास कहते हैं या वीड कहते हैं, वो अगर निकल है ना, और अगर आप उसका ख्याल ना रख रहे तो फैलती जाती है और आपके सारे लॉन का सत्यानाश कर देती है। मेरी नज़र में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वीड की तरह है, जो पाकिस्तान के सरसब्ज बाग में उस तरह जंगली घास की तरह फैल गई है। इनको जब तक एक एक करके उस वीड को नहीं निकालेंगे, ये मुल्क संवरेगा नहीं। ये वो सरसब्ज एक जैसा घास नहीं बनेगा। अच्छा हुमायूं साहब, ये तो आपने, ठीक है, ये आपका ओपिनियन आ गया। अब इस सारी सूरत हाल में जो आप अभी आने वाले डिसीजंस को डिस्कस कर रही हैं, जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त फैसले ले रही है या जिस तरह से आपके मुताबिक इकॉनमी को हैंडल कर रही है, इसका सलूशन क्या है? अगर तहरीक इंसाफ को भी ये मौका मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये हालात दिनों में ख़त्म नहीं होंगे, जो सालों में चीज़ ख़राब हुई है उसको दिनों या महीनों में ठीक नहीं किया जा सकता। एक जो प्लान होता है, स्ट्रैटेजी होती है। आप तहरीक इंसाफ किन ग्राउंड्स पे सोच रही है, क्या सलूशंस है इस सारे मामलात को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो? देखिए अमिला जी, इस तरह है कि आपने पैराडाइम शिफ्ट करना है। देखिए आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ बेसिकली एक बैंक है जिससे हम लोगों ने लोन लेते हैं और हम लोग अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने एक्सपेंसेस लेकिन हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा रहे।
तो वो बैंक कहता है कि यार खुदा का खौफ करो, अपने एक्सपेंसेस कम करो। आपने देखा होगा कि हम लोगों के जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी, सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से रह रही है, शाहाना अंदाज में रह रही है, जिस तरीके से हम लोगों के, अगर आप किसी कमिश्नर के घर पे चले जाएं, अगर आप किसी ये जो जजेस के, जर्नल्स के, इनके आप ऑफिशियल रेजिडेंस पे चले जाए, जिस तरीके से वहाँ पे बिजली, जिस तरीके से वहाँ पे इनके फैसिलिटीज, जिस तरीके से इनको गाड़ियाँ होती हैं, आप सेंटोरस या किसी भी मॉल में चले जाएं, कराची में और लाहौर में कहीं भी चले जाएं, आपको ग्रीन नंबर प्लेट, आपको आर्मी की नंबर प्लेट्स, शायद आपको आजकल वो नहीं डालते होते, तो वो आपको अगर आप देखें कितने लोग, कितनी गाड़ियाँ होती हैं, ये तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियाँ जो यूज़ हो रही हैं, बेदरेग यूज़ हो रही हैं। जब तक हम इसकी कम नहीं करेंगे, और मिसाल देखिए आपके सामने मिसाल है, अभी 10 दिसंबर पिछले साल 10 दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना में हावियर मिली आए थे एज अ प्रेसिडेंट। उन्होंने 7 महीनों में अपने एक्सपेंसेस इतने कम कर दिए कि उनकी इन्फ्लेशन 25.5% से कम होके 4.2% पे चली गई। जब तक हम ये ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 बजट पेश किए। पहले बजट में हम माइनस में गए, दूसरे बजट में हम 5.74 पे गए, तीसरे बजट पे, सॉरी, पहले बजट पे हम 3.2 पे गए, 5.84 से, दूसरे में हम माइनस में गए, तीसरे में हम 5.8 पे गए, चौथे पे जो हमने नहीं पेश किया लेकिन हमारी हुकूमत के बिल्कुल एंड में था, उसमें 6.2 था। ये जो हुकूमत पीडीएम है, ये इनका तीसरा बजट था। पहले बजट में ये तकरीबन 1 के करीब चले गए, 2.2 चले गए, दूसरे बजट में -0.1 चले गए, इसमें फिर 2.2 है। अगर ये सही काम करते तो ये भी आज 5.7 उस पे चले जाते। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने से नहीं आएगी, वो उल्टा ज्यादा खराब होगी। क्योंकि एज ऑफ टुडे केपी में 90% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, 80% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब बैन करेंगे तो आप बताएं केपी में क्या होगा। वो अवाम जो इमरान, देखिए, वो इमरान खान से मोहब्बत की बात छोड़े, जो शख्स इमरान खान से मोहब्बत करता है, ये अवाम उससे भी मोहब्बत करती है। मतलब ये हाइट ऑफ उसकी फॉलोइंगनेस है कि जो शख्स इमरान खान से मोहब्बत करता है, अवाम उस शख्स से मोहब्बत करती है कि तुम इमरान खान से मोहब्बत करते हो। और उसकी वजूहात हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में 147 साल की हिस्ट्री में सिर्फ एक कैप्टन ऐसा रहा है कि जब वो 90s में स्कोर कर रहा था तो उसने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कोई कैप्टन 90 में डिक्लेयर नहीं करता, वो चाहता है कि वो सेंचुरी करके डिक्लेयर करे। इमरान खान वो वाहिद कैप्टन है जिसने हिस्ट्री में की। ये शो क्या करता है? ये शो करता है कि वो इंडिविजुअल प्लेयर नहीं है, वो अपनी पर्सनल गेन्स के लिए काम नहीं करता, वो टीम प्लेयर है, वो टीम के लिए, मुल्क के लिए करता है। नंबर 2 मिसाल देता हूँ, मैं क्रिस्टिन बेकर की बात करूंगा। क्रिस्टिन बेकर 1995 में इमरान खान से इंस्पायर होके मुसलमान हो गई थी। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी को इंस्पायर करके मुसलमान किया है? उसके अगर पैराडॉक्स देखें, उसी जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, वो क्या नाम था, किम बेकर के साथ, वो कह रहे थे कि आओ जी मेरे साथ दोस्ती करो। ये है आप लोगों की जो पॉलिटिकल एलीट के अंदर डिफरेंस है। आपने जब तक इन चीज को देखना होगा, तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान को लीड किसने करना चाहिए। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, आपने क्रिकेटिंग टर्म में बात की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट आजकल तो वैसे भी बड़ी मुतनाज़ चल रही है, तो हम क्रिकेटिंग रेफरेंस पे बात ना करें। और मुझे लगता है इस बैट बॉल के गेम में आवाम इस वक्त एक बॉल की सूरत हाल का शिकार है, जिसको कोई भी कहीं भी उठा के फेंक रहा है। आप ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर तो है ही, लेकिन वो सारी अवाम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन सपोर्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, वो सपोर्टर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये लोग वोट भी इसीलिए देते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स अगर हुकूमत में आ रहे हैं तो उनके मसाइल का हल किया जाए। अब पीडीएम का हमने दौर देखा, तहरीक इंसाफ का देखा, मुस्लिम लीग नून का दौर हम देख रहे हैं।
कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें आवाम की अभी तक कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आवाम के ऊपर आया हो या उनकी मुश्किलात हल हुई हो। दिन ब दिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे काम करते हैं, आपके पास भी डोमेस्टिक हेल्प होगी, दीगर लोग होंगे, सर बहुत बुरी सूरत हाल में है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, ये कैसे ठीक होगा? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर आप मुझसे पूछे, अनबायसली पूछे, हमारे सूरत हाल इस वजह से है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से जो पॉलिटिकल मेरिट है वो नहीं आता। जब पॉलिटिकल मेरिट नहीं आता तो वो चूंकि बंदा मेरिट पे नहीं होता, वो आगे डिसीजंस जो होती हैं वो सही मेरिट पे नहीं ले सकता, ये प्रॉब्लम है। तो जिस दिन हमारा ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, जिस दिन हम लोग पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ख़त्म कर देंगे, जिस दिन हम पॉलिटिकल जो मेरिट है उसको ले आएंगे, बाकी चीज़ें एक डोमिनोज इफेक्ट है, वो एक दूसरे को आपस में खुद ही करती है। ये याद रखें, जो मेरिट वाला बंदा होता है ना, चूंकि वो मेरिट पे होता है, उसको डर नहीं होता कि अच्छे लोग आगे आ जाएं, क्योंकि वो उनसे ऑलरेडी compete करके आगे आया होता है। लेकिन जो मेरिट पे नहीं होता, उसको डर होता है कि मेरे से अच्छे लोग मेरे से आगे ना चले जाएं, क्योंकि वो शाइन थ्रू हो जाएंगे। इसके ऊपर तो शाइन होती नहीं है, तो वो नहीं समझता कि ऐसे लोग उससे आगे जाएं जो उससे ज्यादा शाइन करते हो। तो वो क्या करता है, वो अपने से नलायक लोगों को अपने साथ लेकर फिरता है ताकि उन नलायकों के अंदर वो बेहतर लगे। इन अदर वर्ड्स, अंधों में काना राजा। लेकिन अगर कोई बंदा हो जिसकी आई साइट 6/6 हो और दोनों आंखें ठीक हो और उसके साथ उसकी छठी हिस्स भी हो, तो उस किस्म के बंदे को ये कभी पसंद नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अगर आप देखें कि ये जो खुशामदी लोग होते हैं ना आसपास इर्द गिर्द, ये आपको करते हैं। और आज अगर हम देखें, ये डॉक्टर किरमानी साहब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जी। वो क्या कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर से हैं। शायद खाकान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनके अंदर से हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 दफा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो उनके अंदर से हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अंदर से बता रहे हैं कि यार वो अंदर से उनके अंदर एक खोखलापन है। वो लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो, और अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर द टाइम बिंग आप साइड पे छोड़ दें, 2018 से पहले की बात करता हूँ, 1980s में पाकिस्तान चाइना से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, सिंगापुर से सबसे मालदार था, सबसे बेहतर हालत में था। ये 20-22 साल जो थे 1980 से लेके 2000 तक, इन्होंने पाकिस्तान को, इसमें कौन सी हुकूमतें थी? इसमें सिर्फ सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स मालदार हुए हैं, हमारे साहब सिर्फ अवामी गरीब हुई है इस अरसे में, इनकी ही जेबें भरी हैं और तो किसी का कुछ नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच, मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़िम्मा देंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा PTI थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तजिया दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब प्रोग्राम में बात करेंगे पोलियो के हवाले से। वैसे तो पोलियो कैंपेन जब भी होती है और ऑन एंड ऑफ भी हम कोशिश करते हैं कि पोलियो के हवाले से बात करते रहें। पाकिस्तान की जी पोलियो के ख़िलाफ़ जंग है अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। एक और पोलियो का केस सामने आया है और रवा साल जो रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस हैं उनकी तादाद 9 हो गई है, जबकि 7 केसेस सिर्फ बलोचिस्तान से रिपोर्ट हुए थे। इस इलाके में पोलियो की वापसी तशवीशनाक है। ना सिर्फ ये पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा अजला में जो पोलियो वायरस की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रहा है जी पोलियो से निजात हासिल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम पोलियो से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। मुख्तलिफ कैंपेन्स करते हैं, पोलियो ड्राइव्स चलती हैं, अवेयरनेस के लिए बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पीडियाट्रिक्स एमरजेंसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं कोई ना कोई
ऐसा केस होता है जिससे दोबारा से वो एक हम उसी डगर पे आ जाते हैं। ये पोलियो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक देखें हमारे जो है ना बेसिक कुछ चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों का, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें बड़ी कमज़ोर हैं अभी तक हमारी। अब जब हम पोलियो कैंपेन चलाते हैं और सारे बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं, लेकिन उस दौरान उस दिन में एक दिन में अक्रॉस द बॉर्डर बलूचिस्तान के और आप कह लें कि KPK के बॉर्डर से कितने लोग क्रॉस होकर आ जाते हैं पाकिस्तान में, उसकी कुछ ज़्यादा एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नहीं है। पोलियो का देखें 1988 में 125 मुल्कों में था और 3.5 लाख केस थे उस वक़्त, जब वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि इसको ख़त्म करना चाहिए, ये ख़त्म हो सकती है। और 5-6 सालों के अंदर अमेरिकाज़ में, 8-10 सालों में यूरोप में ख़त्म होना शुरू हो गया, यानी 6-7-8 साल लगे हैं। अब उस बात को देखें 30-35 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में अभी तक चलता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हम अब पंजाब में जो भी थोड़े से आप कह लें सेटल्ड एरिया है, जहाँ पे थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन बेहतर है, जहाँ पे सिस्टम बेहतर है, वहाँ से अब जैसे पंजाब में 3 साल से कोई केस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम अक्रॉस दी बोर्ड पिलाते हैं सारे बच्चों को, और उस दिन अगर सैकड़ों बच्चे या बड़े ट्रैवल करके आ जाते हैं अक्रॉस दी बॉर्डर अफगानिस्तान से, और उनमें से कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं है और वो कोई पोलियो के कैरियर हैं, तो वो फिर फैला देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई केस सामने आ जाता है। अनफॉर्चुनेट रीज़न इसकी यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, ये तो बात आपने खुद भी कहा, हुकूमत अपने तौर पे ड्राइव्स करती है, पोलियो मुहिम चलती है, उस पर बात होती है, टीवी चैनल्स पे बात होती है, डिजिटल पे बात होती है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि लोगों में जिन केसेस की या जिन इलाकों की आप बात करें इतनी अवेयरनेस है? अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारी फैमिलीज रिलक्टेंट हैं, वो अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाते हैं। हाँ, असल में एक तो उन इलाकों के लोग वो अदरवाइज़ भी देखें, सिर्फ पोलियो तो ऐसी चीज़ थी ना जो दुनिया ने हाईलाइट की, क्योंकि सारी दुनिया से ख़त्म हो गया, सिर्फ इन 2 कंट्रीज़ में रह गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब उनको डर इसलिए नहीं है कि उनको हमारे बच्चों से बहुत प्यार है, फ्रेंकली स्पीकिंग, उनको सिर्फ ये डर है कि इसकी रीसर्जेंस ना हो और दोबारा पोलियो उनके इलाकों में ना चला जाए। वो अपने लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कोई हमारे लिए उनको कोई इतनी हमदर्दी नहीं है बेसिकली देखी जाए, ठीक है। अब हमारे उन इलाकों के लोग जो उनसे हैं, वो बच्चों की बाकी सेहत का कौन सा ख्याल रखते हैं, वो बच्चों की तालीम का कौन सा ख्याल रखते हैं? बच्चा स्कूल में नहीं जाता 5 साल 6 साल 7 साल का, तो कौन सा ख्याल रखते हैं? अगर कोई बच्चा बीमार हो, नमूनिया हो जाए, तो कई दफ़ा लोग 4-4 दिन 6-6 दिन घर में लटाई रखते हैं। बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार हो जाते हैं, लोग कहते हैं जी साया हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उसको झटके लगते रहते हैं, लोग दम कराते रहते हैं। बाकी चीज़ें भी तो इतनी पीछे हैं ना, इसी वजह से वो कहते हैं ये पोलियो एक कौन सी ऐसा मर्ज़ है। जब तक इनमें अवेयरनेस नहीं आएगी, एजुकेशन नहीं आएगी, इनका लेवल नहीं बेहतर होगा, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा और नहीं होगी कि उनका लेवल बेहतर किया जाए एजुकेशन वाइज। एक तो जनरल एजुकेशन है, फिर हेल्थ की एजुकेशन है। जब तक वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लोगों की उस तरह कमिटमेंट नहीं आ रही। लेकिन सेकेंडली आप देखें, दुनिया में अगर कई दफ़ा लोगों की कमिटमेंट ना भी हो ना किसी चीज़ में, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सख्ती से हैंडल करती है चीज़ों के, सारे मुल्कों की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कई मौक़ों पे शायद उतनी सख्ती से हैंडल नहीं कर सकी उन इलाकों में, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर या जो भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। वरना देखें, अब जब उन्होंने इस एरिया को, जब इंडिया भी पोलियो फ्री हुआ है 2012-14 के करीब जाके, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल करेंगे, इवन सऊदीया जाएंगे हज के लिए, उम्र चाहे बड़ा आदमी भी है 50 साल 60 साल, वो पोलियो में कतरे पिएगा, तो पिए ना लोगों ने। फिर जब इस तरह की सख्ती होगी तो फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। अब वो सख्ती बात ये है ना कि बाहर के ममालिक के लिए करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए वो सख्ती ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ना लोगों में इतनी सेंस है कि हमने अपने मुल्क के लिए करना। हाँ, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल बेसिकली पार्ट ऑफ सिनेरियो है ना, एक वाइड सिनेरियो का हिस्सा है कि चूँकि बाकी चीज़ों को लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर इसको सख्ती से फॉलो किया जाए, बच्चों की स्कूलिंग के लिए, उनकी जॉब्स के लिए सर्टिफिकेशन ऐसी हो जिसमें जब तक पोलियो का ना हो, इससे ऊपर भी है कि मज़ीद जब किसी को एडमिशन होना हो उस वक्त भी ड्रॉप्स पिलाए जा सकते हैं। किसी को जॉब है, अगर उसको चेक किया जाए सर्टिफिकेट। देखें, अब जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है जो इतना आप कह लें कि हर लिहाज से जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं, वहाँ पे भी अगर कोई पेरेंट्स आए ना कि जी ओके जी हमने अपने बच्चे को वैक्सीनेशन कराई है, पोलियो नहीं अदरवाइज भी वैक्सीनेशन कराई है, वो कहते हैं जी कार्ड दिखाएं। अगर जिसके पास कार्ड नहीं होता, और कार्ड भी वो जिसके ऊपर डॉक्टर की साइन स्टैंप हो, तो वो कहते हैं जी योर चाइल्ड इज़ नॉट वैक्सीनेटेड। 5 साल का बच्चा हो या 7 साल का बच्चा हो, वो कहते हैं जी हम मानते नहीं कि आपका बच्चा वैक्सीनेटेड है। वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, वो दोबारा इसको वैक्सीनेट करेंगे या कहेंगे कार्ड लेके आए। तो इस लेवल का ज़ाहिर चाहिए, तो सही एकदम आते इस लेवल के चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़ाहिर है हम टीवी चैनल पे हैं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं,
अवेयरनेस के लिए बार बार जितनी बात की जाए कम है। पोलियो फैलता कैसे है, कैसे अवॉइड किया जा सकता है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, और अगर आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई आ रही है पोलियो की टीम, तो आपको कितना रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है? देखें, जहाँ तक ये फैलने की बात है, इसको हम जो एक मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं फीको ओरल रूट, कि यानी अगर किसी के अंदर पोलियो वायरस है तो उसके स्टूल में पास होता है, वो सीवरेज वाटर में जाता है। जब अभी आप कभी कहते हैं ना कि जी सीवर वाटर में आ गया, नमूने पॉजिटिव आ गए, वो इसीलिए होता है ना कि किसी ना किसी के अंदर पोलियो था, उस इलाके में सीवरेज वाटर में गया, सीवरेज वाटर को चेक किया, उसमें पोलियो पाया गया। अच्छा, अब मसला उससे आगे शुरू होता है। उससे आगे ये शुरू होता है कि जब वो सीवरेज वाटर कुछ इलाकों में जाके पीने के पानी से मिक्स हो जाता है, ठीक है, जो कि होता है, तो वो पोलियो वायरस जो है वो पीने के पानी में आ जाता है। जब वो पीने के पानी में आता है, जिन इलाकों में चला जाता है, जो बच्चा वो पिएगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिसमें कुव्वत मदाफ़ियत नहीं है, उसका चांस है कि वो या तो पोलियो हो सकता है, पोलियो नहीं होगा तो उसका कैरियर बन जाएगा। कैरियर का मतलब है कि उसको बीमारी खुद तो नहीं हुई, लेकिन वो दूसरों को लगा सकता है, लेकिन वो जहाँ पे जाएगा वो इसको फैलाता चला जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो रूट यही है ना, अगर हम पीने के पानी को बॉयल करके पिएँ या साफ़ पानी पिएँ। सेकेंडली, जो इस्लाम ने हमें शुरू से 1400 साल से पहले दर्स दिया हुआ है कि हाथ धो के खाना खाएं, खाना खाने के बाद वॉशरूम आने सफाई निस्फ ईमान है, यानी निस्फ ईमान का मतलब है कि आधी बीमारियां तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो सिर्फ पोलियो नहीं ख़त्म होगा, यहाँ से टाइफाइड भी ख़त्म हो जाएगा, हमारे से कॉलरा भी ख़त्म हो जाएगा, गैस्ट्रो की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हेपेटाइटिस ए, मतलब अगर ख़त्म नहीं होगी तो पहले अगर एक साल में 10,000 लोगों को होता है तो फिर शायद 50 लोगों को हो, इतना कम हो जाएगा अगर हम इसको फॉलो करें। उसमें पोलियो का भी बहुत बड़ा चांस है कि ये भी जब सीवर वाटर से एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, इसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये नहीं फैलेगा। अच्छा, सेकेंडली, एक तो ये फैलने की वजह, सेकेंडली ये है कि जब कोई आते हैं पिलाने पोलियो, देखें गवर्नमेंट का, लोगों का इतना टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, क्योंकि मुफ्त तो कोई काम नहीं होता। एक ये भी चीज़ होती है, जो चीज़ मुफ्त हो ना, लोगों का ख्याल होता है कि ये इसकी खराब है, हाँ, ये वैल्यूलेस है, इसका कोई मतलब माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात होती है ना। मुफ्त तो कोई मशवरा भी दे तो लोग फॉलो नहीं करते, ठीक है, मैं तो किसी को मुफ्त मशवरा भी नहीं देता इसलिए जल्दी, क्योंकि लोग उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनका ख्याल है कि मुफ्त आ रही है तो पता नहीं इसमें कोई फ़ायदा भी है कि नहीं, हालांकि इसका फ़ायदा है सारी दुनिया में। जैसे मैंने कहा है कि सिर्फ 1988 में 125 मुल्कों में था, उन्होंने ख़त्म किया है ना, आखिर वो भी इंसान ही है, वही लोग हैं, उन्होंने भी इसे गुजारा है, इसी तरह गुजारा है, इसी तरह ख़त्म किया है। तो जब भी पोलियो की टीम आए, सारे पेरेंट्स से हमारा मतलब रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़रूर पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं। वो ना सिर्फ उनके बच्चों की, देखें इसमें मसला ये कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जैसे मैंने आपको कहा ना, टाइफाइड है, टाइफाइड अगर किसी को होता है 4 दिन 5 दिन 7 दिन मेडिसिन देते हैं, वो ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाता है तो 100% ठीक हो जाता है, बिल्कुल, सारी उम्र उसका कोई रेमिनेंट नहीं रहेगा। लेकिन पोलियो ऐसी बीमारी नहीं जो सारी जिंदगी साथ रहेगी। अगर एक दफ़ा लग गई, आप इलाज कराएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जो माजूरी है सारी उम्र रहेगी। और उसमें सिर्फ आप सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी में लंगड़ापन आ गया, अब उसको कोई बूट पहना दें, उसको बैसाखी ले दें, ये काम तो हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन उसको ठीक नहीं कर सकती। पोलियो ठीक नहीं हो सकता, यही बात है कि अगर आपके डोर स्टेप के ऊपर कोई आ रहा है, पोलियो टीम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया ने इससे निजात हासिल कर ली है। लेकिन पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से एक मुल्क है जिसने अभी तक पोलियो से छुटकारा हासिल नहीं किया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद थे जी। पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे ना फंबल बहुत ज़्यादा होने लग गए, मुझे लगता है कभी कभी ना मुझे भी लाइट और बिजली के बिलों ने ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं जी, आप परेशान ना हो। अभी हम आपको थोड़ा सा और डिस्टर्ब करेंगे सब्जियों की कीमतों को लेकर, क्योंकि फ्रेश फ्रॉम द फील्ड हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें हम आपको जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उससे आगाह करते हैं। मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर सब्जियों के रेट्स भी बड़े मुख्तलिफ होते हैं। हुकूमत की जानिब से जो सब्जियों के रेट जारी किए जाते हैं उसके बरक्स कुछ दुकानों पे बहुत ज़्यादा महंगाई भी होती है, महंगी सब्जियां भी मिलती हैं, और साथ साथ जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक जो कैटेगरी सब्जियों की रखी जाती है
वो नहायत ही नाकिस होती है और फिर शहरी कंप्लेन भी करते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम ये जो हाउस होल्ड चीज़ें हैं या घर में जो ख़वातीन के इंटरेस्ट का है, मर्द हज़रात जो भी ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं उनके हवाले से उनके मसाइल का भी कुछ डिस्कस किया जाए। तो लाहौर से हमारे साथ नताशा मौजूद होंगी और कराची से हमारे साथ इकरा अवान होंगी। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नताशा आपका भी, इकरा आपका भी, दोनों आई होप कि ठीक ठाक है। सबसे पहले नताशा, हम इकरा को थोड़ा सा एज देते हैं क्योंकि वो कराची में है, तो ज़रा कराची की सूरत हाल से पहले आगाह कर लेते हैं अपने नाजरीन को। इकरा, क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतों के हवाले से? क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी तो होती है लेकिन रेट्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं जब लोग ख़रीदने जाते हैं सब्ज़ी। बिल्कुल, मैं आपको अगर बताऊं, कराची में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। कमिश्नर कराची की जानिब से रेगुलर की बुनियाद पर जो रेट लिस्ट जारी की जाती है और कहा जाता है कि उसके मुताबिक कराची की तमाम तर मार्केट्स में और तमाम तर जगहों पर जो है वो सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है। मगर अगर देखा जाए ना तो सरकारी नर्ख के मुताबिक कहीं पर भी किसी भी मार्केट में जो है वो सब्ज़ी फ़रोख्त होती हुई नज़र नहीं आती है। इवन कि कहा जाता है कि जो बचत बाज़ार लगाए जाते हैं, जो बचत बाज़ारों पर जो रेट्स होते हैं वो भी मुनासिब होते हैं, मगर बचत बाज़ार भी सिर्फ नाम के बाज़ार रह गए हैं। वहाँ पर भी कहीं पर सरकारी लिस्ट के मुताबिक जो सब्ज़ियाँ हैं वो फ़रोख्त नहीं की जाती हैं। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के मुताबिक, कैटेगरीज़ के मुताबिक जो रेट लिस्ट रखी जाती है, जो रेट मुख्तस किए जाते हैं, उस रेट पर कहीं पर भी जो है सब्ज़ी जो है वो फ़रोख्त नहीं की जाती। अगर मैं आपको आज के कराची की सब्ज़ियों के रेट्स बताऊँ तो आलू जो दर्जा अव्वल है वो 80 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट रेट में, और अगर जो दर्जा दोम आलू है वो 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बड़ी प्याज जो है वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। छोटी प्याज जो है वो 80 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मौसमी सब्ज़ियां हैं तो मौसमी सब्ज़ियों की जानिब शहरियों का जो रुझान है वो ज़्यादा होता है, तो भिंडी जो है वो 300 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर हम करेले की बात करते हैं तो करेला भी जो है वो 300 रुपये किलो पर ही बराजमान है। टमाटर 200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरा, गर्मी का सीज़न है, डिहाइड्रेशन होती है तो सब्जियों में जो है वो खीरे को जो है वो खाने के वक्त सलाद में रखा जाता है, तो खीरा भी जो है अगर देखा जाए तो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी लहसुन जो है वो 150 रुपये किलो में जो 150 रुपये पाव में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक भी जो है 180 रुपये पाव है। नींबू भी जो है वो 120 रुपये पाव है। जब सरकारी रेट की अगर हम बात करें तो उसके रेट बिल्कुल अलग हैं। कमिश्नर कराची जो है वो अपने कमरों में बैठे रहते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम बाहर जाकर ठंडे कमरों से बाहर निकले और देखें कि आवाम जो है आवाम कितने मुश्किलात का शिकार है। ठीक है इकरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहें, चूँकि नताशा भी मेरे साथ मौजूद है। नताशा, मैं पहले आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, और सेकेंडली मॉडल बाज़ार भी लगाए गए हैं और कल CM पंजाब जो है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने मॉडल बाज़ारों का दौरा भी किया है और कहा है कि जो आटा है वो घर घर दिया जाए। तो मॉडल बाज़ार में क्या चीज़ें भी उतनी सस्ती हैं या सस्ती इन अ वे कि जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उन पे मैसर है लोगों को? पहले तो ये कहा जाता था कि महंगाई का जिन बिल्कुल बेकाबू हो गया है, और अब देखें तो बेकाबू से अगर हम ऊपर के अल्फाज इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इसी तरह जहाँ सब्जियों और दीगर जो चीज़ें हैं अशिया ख़ुरोनोश की, उनकी कीमतों को भी पड़ लगते जा रहे हैं और शहरी इंतहाई ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत की बात करते हैं तो पंजाब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ और कुछ रोज़ पहले ही मॉडल बाज़ारों में जो इफ्तिताई तकरीब थी, हम फ्री होम डिलीवरी की वो भी की गई थी, और इसके साथ साथ जो रेट्स थे उसके मुताबिक भी चीज़ों को फ़रोख्त करने का कहा गया था। अभी भी मैं लाहौर के एक मॉडल बाज़ार के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोगों को ज़रूरत की चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं वो DC रेट के मुताबिक की जाती हैं, यानी कि जो नॉर्मल रेट होता है उससे भी कम रेट पर दी जाती हैं। क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो कभी यहाँ पर लोग हमें शिकवा करते दिखाई देते हैं कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, रेट्स कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तोल होता है और वज़न होता है वो भी पूरा नहीं होता। समटाइम ऐसा लोगों की जानिब से शिकवा किया जाता है। रेट्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो आलू है वो कच्चा आलू वो 80 रुपये DC रेट के मुताबिक दिया जा रहा है, जबकि सहूलत बाज़ार की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर 78 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्याज जो है जो दर्जे अव्वल का है वो 95 रुपये दिया जा रहा है DC रेट के मुताबिक। इसके साथ साथ टमाटर, चूँकि तमाम खानों में डाला जाता है प्याज, टमाटर और लहसुन, तो इनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और प्याज की जो रेट हैं वो 80 रुपये किलो के लिहाज से आज बेचा जा
रहा है और इसके साथ साथ टमाटर जो है वो 130 रुपये दिया जा रहा है, लहसुन जो है वो 358 रुपये DC रेट के मुताबिक दिया जा रहा है। जबकि हम मार्केट की बात करें मतलब ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो अगर सस्ती मिल भी रही हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। थैंक यू वेरी मच इकरा, नताशा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें मौजूदा जो मार्केट की सूरत हाल है उसके हवाले से आगाह करी थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आएँ जी। आज जो टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन पर तशद्दुद की दास्तान के हवाले से बात करें तो ये नहीं है, बल्कि आए रोज़ इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं। ये तशद्दुद जिस्मानी भी हो सकता है, नफ्सियाती भी हो सकता है, माली तंगी हो, गालम गलोच हो, हरास करना हो, ये किसी भी सूरत में हो सकता है। ये तशद्दुद शौहर, ससुराल वाले, ख़ानदान वाले, जानने वाले, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, स्ट्रेंजर्स की तरफ से किसी भी तरह से हो सकता है। और पाकिस्तान में जो घरेलू तशद्दुद है इसको इग्नोर किया जाता है और ख़वातीन को चुप रहने के लिए भी कहा जाता है। बहुत से केसेस में ख़वातीन खुद से भी घरेलू तशद्दुद रिपोर्ट नहीं करती कि कहीं ख़ानदान की बदनामी ना हो, हमारे वैसे बच्चे हैं, फैमिली है, उस तरह के वाक़यात भी होते हैं। और इसी हाल ही में नेशनल कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में 47% ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। NCHR की रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि तशद्दुद का सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर ख़ात्मा तलाक़ के ऊपर होता है। हम डिवोर्स रेशो की बात करें हैं, डिवोर्स बढ़ने की शरह की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी जो रेशो है इसमें इजाफा हो रहा है। आज हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करना है। हमारे साथ डॉक्टर जुबेरिया नज़ीर मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लाहौर गारिजन यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ फौजिया रसूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं फौजिया साहिबा आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब इसके हवाले से हम आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर देखते हैं। शायद पहले भी इस तरह के वाक़यात होते थे लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते थे, रिपोर्ट्स नहीं होते थे और लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था कि ख़वातीन किस तरह से घरेलू तशद्दुद का शिकार हो रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा, थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताएं कि किस फॉर्म में होता है घरेलू तशद्दुद। देखिए, इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिज़िकल अब्यूज़ अनफॉर्चुनेटली जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बहुत सी जगहों पे होता है। इट्स अ वर्ल्ड वाइड सैड ट्रूथ। उसके अलावा आपके जो मेंटली आपके साथ जो अब्यूज़ होता है, जो वर्बल अब्यूज़ होता है, जो गाली गलौज दी जाती है, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। जो मेंटल अब्यूज़ है उसको रिकग्नाइज करने में, उसको पहचानने में बहुत देर लग जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि घर में बस एक नॉर्मल किस्म की शायद लड़ाई हो रही है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता छोटा थोड़ा करके कैसे आई वुड से टॉर्चर किया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हर इंसान पे, और सिर्फ उस औरत पे नहीं जो जिसके साथ हो रहा होता है, उन तमाम घर वालों पे उसका इफेक्ट हो रहा होता है जो उस घर में आपके साथ रह रहे होते हैं। तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। इट्स अ ह्यूज ट्रॉमा फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर विटनेसिंग दिस। उनको वो उस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे अब्बा या हमारे दादा या नाना और whoever the male person is in the house, वो कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं। So that has a huge effect on children, which is another thing that I hope I will find time to talk about. Exactly. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ को जो recognition है जो आपको देनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अक्सर मर्द दिखाते हैं अपना ताकत दिखाने के लिए या अपने आप को डोमिनेंस दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप असल में ये चीज़ देखें तो ये सिर्फ एक इनसिक्योर कमज़ोर मर्द हाथ उठा सकता है। एक सिक्योर मेंटली स्टेबल मर्द ये नहीं कर सकता। You're so right. You're so right. ठीक है, there's normally an insecurity somewhere within the person who chooses to raise their hand. दूसरी बात आपने ये कही है कि औरतों को कह दिया जाता है कि आपने बाहर नहीं बताना। एक तो हमारा मुआशरा जो है बहुत परेशान है इस चीज़ को, आधी जिंदगी अपनी इसमें गुजार देते हैं कि लोगों को पता ना चले दूसरे क्या कहेंगे। वो मर्द हाथ उठाते हुए नहीं सोच रहा कि लोग क्या कहेंगे, तो औरत को क्यों चुप करा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे।
Yes, right. उस मर्द ने नहीं सोचा कि जो मैं इसके साथ कर रहा हूँ वो दूसरों को पता चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे। लेकिन when it comes to the woman तो उसको कह दिया जाता है कि आपने कुछ नहीं कहना। बिल्कुल। So these are the things that need to be recognized. ठीक And है। normally a man raises his hand जब उसका कंट्रोल नहीं रहता। बीवी पे या बेटी पे या बहन पे या गालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जब उनका कंट्रोल, उनको लगता है हमारा कंट्रोल यहाँ पे हम लूज हो रहा है, हम इस शख्स को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। That's another time when a lot of people will then revert to hitting a father to his children, whether it's a daughter or a son. Yeah. So these are the things that need to be recognized. और ठीक है। मैंने तो बचपन से ये चीज़ सुनी है कि मर्द वो है जिसकी आंख, जुबान और हाथ से औरत महफूज हो। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा फौजी साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, चूँकि डॉक्टर जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जवेरिया, अभी फौजी साहिबा ने एक बात की कि हमारे यहाँ ये घरों में ही प्रैक्टिस होता है। जैसे अगर किसी घर के अंदर बाप अपनी बेटी को मार रहा है या वालिद अपनी वाइफ को मार रहा है, तो बच्चे भी शायद वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इन द लेटर एज वही ट्रॉमा वो कैरी करते हैं और फिर वो ख़ुद भी, उन्हें लगता है कि ये हम डोमिनेंट हो रहे हैं किसी को मार कर या तशद्दुद करके, सो वो भी वही चीज़ करते हैं। और ये जनरेशन्स में चलता हुआ ख़ानदानों में देखा जाता है कि जिससे बड़े बुज़ुर्गों को आदत थी मारने की औरतों को, वही बच्चे कैरी करते हैं आगे। थैंक यू उर्मिला फॉर हैविंग मी हेयर। अच्छा, मैं डॉक्टर फौजिया की बात में ऐड ऑन करूँगी, जिससे वो भी बात कर रही थी कि जो ख़वातीन हैं उनको मना किया जाता है कि रिपोर्ट ना करें। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर ख़वातीन की जहन साजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ख़वातीन ख़ुद भी रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, बिकॉज यही जो आपने अभी बात की कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा कोर इशू है। ख़ुद ख़वातीन इसको जो है वो बर्दाश्त करती रहती हैं, सब्र करती रहती हैं, क्योंकि बचपन से उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपने सब्र करना है, आपने शादीशुदा ज़िंदगी में अपना घर बसाना है, बस आपने मर के निकलना है, आपने मर के निकलना है। ये एक कॉमन सेंटेंस होता है जो उनको शादी के टाइम बताया जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर ये वायलेंस है क्या। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। साइकोलॉजिकल वायलेंस है, फिर फिज़िकल वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, इकोनॉमिक वायलेंस है, फिर बीइंग फोर्स्ड इनटू मैरिज, ये भी एक वायलेंस है एट एनी एज, जिसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की जाती है। और इस चीज़ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन को ये थ्रू कैंपेन्स ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। हमारे यहाँ पर अभी 2017 में भी ये एक्ट पास होने की कोशिश हुई, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी रिजर्वेशंस आई कि मर्द जो है वो डोमिनेंट है और मर्द की एक से है सोसाइटी के अंदर, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन से इम्प्लीमेंट करने के और भी तरीके हैं। इट्स नॉट कि मार कुटाई या अब्यूज़ या टॉर्चर ही करके अपनी से, और ये इट्स नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस भी अपनी जगह है, उसको भी रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा आप देखें, क्योंकि वुमेन एम्पावर नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दे डिपेंड ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर इवन देयर पेटी थिंग्स, जिसकी वजह से ख़वातीन जो हैं वो उन पर डिपेंड करती हैं और वो खामोशी से अपनी जो भी वायलेंस है, चाहे जिस तरह का भी वायलेंस वो फेस कर रही हैं, वो बेडरूम तक रह जाता है। अगर किसी हाउस होल्ड में वायलेंस बेडरूम से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली उससे बच्चे जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और इस तरह जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रॉमा जो है वो ट्रैवल करता रहता है, वो कैरी होता रहता है, और उससे जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ओवरऑल हमारी सोसाइटी देखें आप, डिस्टॉर्ट हो रही है। ओवरऑल वुमेन जो है उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। और किस तरह से किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ दे आर नॉट एम्पावर्ड, बिकॉज वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी परवरिश इस तरह से नहीं है। आई थिंक कि जो मदर्स हैं या अब शादी के बाद अगर आप देखें तो जो एम्पावर खातून होती है वो घर की सास होती है, मदर इन लॉ, वो उस टाइम पे एम्पावर होती हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को एम्पावर करें, उनकी जहन साजी करें और उन्हें बताएं कि उन्होंने अपने हक के लिए कैसे स्टैंड लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि ये वायलेंस है या नहीं है, वो उसको नॉर्मलाइज तरीके से उसको ले रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगी। फौजी साहिबा, आपने भी वेस्टर्न माशरे के हवाले से बात की कि वहाँ पर भी बड़ी इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग ख़वातीन है, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है। जहाँ भी खातून है, मर्द है, वो अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए हाथ उठाता है। लेकिन
वहाँ के माशरों के अंदर ये चीज़ कंट्रोल की जाती है। दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे अगर कोई किसी पे हाथ उठा रहा है तो उसको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे और वो बहुत सवेयर होते हैं। ये जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से हम जहाँ हर चीज़ में एग्जाम्पल सेट करते हैं, वहाँ हम इन चीज़ों में क्यों नहीं उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते? I think the biggest problem is कि आपको अभी तक लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवर्क है। अगर आप पुलिस को फ़ोन करेंगे वो फ़ौरन आएंगे आपकी मदद के लिए। उसके अलावा you have support networks, domestic abuse centers where you can go और आप लोगों से बात कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते वो आपको फ़ोन पे सपोर्ट करेंगे, वो थ्रू Zoom कॉल आपको सपोर्ट करेंगे। So there's a lot going on there. So I think I totally agree with Dr. Juwaria that there needs to be a campaign where we empower women. We need to change the mindset. Yeah. ठीक है, उनका औरतों का mindset change होगा, वो इस चीज़ को पहचानेंगे कि हम इस चीज़ को घर में रोक सकते हैं, तभी इसका कुछ होगा। Yes, और उसके लिए मैं यही इंकरेज करूँगी कि घर के हर फर्द के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के लिए खड़े हों। अगर बाप जो है वो माँ की तरफ कुछ कर रहा है तो बेटा और बेटी खड़े होकर कहें बस कर दें, अभी और नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सास ने देखे तो सास उसको बेटे की तरफ से इंकरेज ना करे, अपने बेटे का हाथ रोके, ठीक है। अगर बाप बेटी को या बेटे को मार रहा है, we're talking about women here, तो मैं बेटी का हवाला दूंगी, तो माँ का काम है अपने शौहर का हाथ रोके। बिल्कुल बिल्कुल। कि सही काम करने से आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। यस राइट, वी नीड टू टेक स्टैंड, हमें स्टैंड लेना है। बट एक और पॉइंट फाजिल साहिबा, हमारे यहाँ इन चीज़ों को, जैसे कि अभी हम रिसेंट देख भी रहे हैं, कुछ वाक़यात हुए, कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो ख़वातीन को लेके बड़ी नाजेबा गुफ्तगू करते हैं और खुलेआम करते हैं, लेकिन उसी औरत कार्ड को वो खेलते हैं, अपना रेलिवेंट रहने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हीं के ऊपर जब कोई बात आती है तो फिर ख़वातीन की ड्रेसिंग से लेकर कोई भी कमेंट उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। सो इन चीज़ों को हमने जो ड्रामेटाइज़ करके इसको टीवी चैनल्स में, ड्रामास में, मूवीज़ में हम जो ये दिखा रहे हैं, ये हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि ये एक आदमी का डोमिनेंस शो करने का तरीका है, एंड इट्स गुड। आप जब एक चीज़ को नेशनल टीवी पे दिखा रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम ये जो चीज़ दिखा रहे हैं ये सही है, ये मर्दानगी है, और ये हम दिखा रहे हैं कि आदमी इसी तरह से अपनी डोमिनेंस शो कर सकता है। अगर आप वो चीज़ देखें ना ड्रामास में, I don't watch many dramas but I have watched quite a few, वो वक्ती तौर पे है। If you look at the bigger picture, if you look at the whole drama, you watch it until the end, you'll notice कि कहीं ना कहीं the guy learns lessons. Something does come back on them. अभी recently एक ड्रामा चला था जैसे आपकी मर्जी। I think that really well उसने portray किया था कि mental torture कैसे होता है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके उस औरत को उसने बिल्कुल तबाह कर दिया था। उसकी जो सेल्फ एस्टीम था, वो कितनी काबिल औरत थी, उसको बिल्कुल उसने तबाह कर दिया था। And I thought that was a really good drama for people to watch and to identify. And I'm sure बहुत सी औरतें थी जो देख के सोचती ये मेरे साथ हुआ है, कि किसी और ये मेरे साथ ये चीज़ हुई है। बहुत सी औरतें इससे और पढ़ी लिखी अच्छे घर की औरतें, which is why I'm saying there needs to be a change in the mindset. Yeah. And I am absolutely with Dr. Juwaria. Let's start a campaign together. Let's get this recognition out there. What can you do in that situation? बिल्कुल। कि आपने उस सिचुएशन में क्या करना है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता औरतों का हमने माइंडसेट चेंज करना है। ठीक हो गया। सॉरी, मैं आपको फाजिल साहब इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं डॉक्टर जुवेरिया का भी आप ही की बात से आगे मैं कंटिन्यू, जैसे उन्होंने कहा कि हमें कैंपेन स्टार्ट करनी है फॉर द माइंडसेट, स्पेशली वेमेन की। आदमियों को तो घरों में माओ ने तरबियत देनी है, अगर वो खुद ही अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो वो अपने लड़कों को या अपने घर के मर्दों को क्या तरबियत देंगी। सो ख़वातीन को खुद ये माइंडसेट चेंज करने के लिए क्या करना है? बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही होंगी। इसके लिए ख़वातीन को अवेयर होना चाहिए कि देखें, इस टाइम अगर हम लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो इस टाइम पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो इस टाइम इस्टेब्लिश हो चुकी है।
वुमेन हेल्प डेस्क भी मौजूद है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो आपको जो है वो इस बारे में पूरा गाइड भी करते हैं, आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। इसके अलावा एक वुमेन सेफ्टी ऐप भी जो है वो इस टाइम इंट्रोड्यूस हो चुकी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक और जगहों पर भी अवेलेबल है। और एक डेटा के मुताबिक अलोन इन लाहौर 3 लाख वुमेन हैव रजिस्टर्ड थ्रू दैट ऐप, और वो उसके थ्रू जो है वो किसी भी किस्म का वायलेंस रिपोर्ट कर सकते हैं और वो उस पर फ़ौरन एक्ट भी करते हैं आपकी कंप्लेन पे। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर जो कोर पॉइंट और इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि औरतें ख़ुद रिकग्नाइज़ नहीं कर रही हैं, ख़ुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये वायलेंस है और इज़ इट अ टाइप ऑफ वायलेंस। तो ये चीज़, इसके लिए मीडिया को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। और जैसे भी हम ड्रामास की बात कर रहे थे, ड्रामास हमारी लो टियर की ख़वातीन, हमारी प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी ख़वातीन सब देखती हैं ड्रामास। और आई थिंक ड्रामाज आर द प्लेटफॉर्म जिनकी स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग करके और इस तरह से हम उनकी जो है वो मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको एक सोच देने के लिए हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनका माइंड सेट डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए थ्रू सिचुएशंस कि ये भी वायलेंस है। यस, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायलेंस। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रियलाइजेशन या इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, और ये सिर्फ आपका शौहर, आपका भाई, आपका वालिद नहीं कर रहा, आप जहाँ कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे करने वाले लोग आपको मुख्तलिफ तरीके से अगर टॉर्चर कर रहे हैं, जहनी टॉर्चर कर रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वायलेंस। तो अगर आपको इस हवाले से अवेयरनेस है, जैसे उन्होंने कहा कि पंजाब विमेन प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है वो इस हवाले से काम कर रही है, तो आप वहाँ पर कंप्लेन करें, अपने लिए आवाज़ उठाएँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किसी को नीचे गिराना या दिखाने का पर्पज़ नहीं है, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सब कर सकते हैं एज वेमेन। थैंक यू वेरी मच जवेरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, और फौजी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम मिनिमलिज्म की बात करते हैं या मिनिमलिस्टिक होने की बात करते हैं। सादा तर्ज ज़िंदगी आज से पहले अगर दौर में देखा जाए तो लोगों ने बड़ा शौक़ से अपनाया हुआ था, और पूरी दुनिया के अंदर अब लोग मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ताकि अभी जो कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है कि हम उस दौड़ के अंदर जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे निजात हासिल करने पूरी दुनिया के अंदर इसको एज अ थेरेपी अब अडेप्ट किया जा रहा है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सादा तरीके से गुजार सकते हैं। आप पहले दौर में बहुत लोगों के पास ज़रूरत की बड़ी टू द पॉइंट चीज़ें हुआ करती थी, उन्हें पता होता था कि उनकी लाइफ में ये चीज़ें अगर मौजूद हैं उनकी रूटीन के अंदर, उनके घर के अंदर, तो वो सॉर्टेड है। लेकिन अब कुछ चेंजेस आई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लोगों को रियलाइज़ हुआ कि पहले दौर में जो चीज़ें हुआ करती थी वो बहुत बेहतर होती। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। अतिया गिलानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, HOD है होम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की, और इसके साथ साथ होम इकनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट भी हैं। इस हवाले से बात करेंगे जो सादा तर्ज ज़िंदगी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और मिनिमलिस्टिक होना ये क्या चीज़ है जिसको हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच अतिया साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये हमें सादा तर्ज ज़िंदगी जो हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग अडेप्ट कर रहे हैं, जी, ये कैसे कर रहे हैं और क्या है ये? देखिए, आइडिया तो पुराना है, और अब क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि एक ख़ास इब्न खल्दून की साइक्लिक थ्योरी भी है, जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि कुछ अरसे बाद चीज़ें वापस अपनी जगह पे फिर दोबारा नए सिरे से शुरू होना हो जाती हैं। ग्रोथ का एक पैटर्न होता है, देन आप पीक डेवलपमेंट पे जाते हैं। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही हमारी सोसाइटीज़ में शुरू हुई है, उससे पहले का अगर आप दौर देखें ना, तो वो बहुत ज़्यादा सादा, मिनिमल का मतलब क्या है कि नॉमिनल, और इसके बारे में भी एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो अब यहाँ पे आके जब फिर इसका दोबारा से जो ट्रेंड बना वो अमेरिका से बना,
जहाँ पे म्यूज़िक और विजुअल आर्ट्स की ऐसी मूवमेंट्स चली जिसके अंदर बिल्कुल नॉमिनल किस्म का म्यूज़िक के साथ लेटर ऑन फिर इसको इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा पजीराई मिली, इतना ज़्यादा इसको पसंद किया गया कि एक लाइफस्टाइल पूरे का पूरा जो है इसके ऊपर वही लाइफस्टाइल जो हमारे एंसेस्टर्स का होता था, वही लाइफस्टाइल अब दोबारा जो है वो हमारे यहाँ आ गया है। उसकी वजह यह है कि जो इंसान है वो एक बुनियादी तौर पे सादा तर्ज ज़िंदगी और अपनी नीड के साथ खुश रहता है। आप समझ लीजिए कि जब आपको सक्सेसफुल आदमी के पास जो सबसे बड़ा उसका हथियार होता है ना, वो जानता होता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, व्हाट आई वांट, व्हाट आई डिज़ायर नहीं, what I want, what is my need, व्हाट इज़ योर नीड। सो जो मिनिमलिज्म है ना, ये बेसिकली एक तरह से आपका अपनी नेसेसिटी को जान जाना, और नेसेसिटीज हमारी बड़ी सादा है, बड़ी सिंपल है। कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हमने उनको असल में ज़्यादा ये हुआ कि जब कंज्यूमर चॉइसेस बहुत ज़्यादा मार्केट में होना शुरू हुई, हम बड़ी जल्दी एक ऐड देखते हैं, उससे हम फौरी तौर पे इम्प्रेस्ड होते हैं, जाके उस चीज़ को ले आते हैं, किसी ने बताया वो बहुत अच्छा है। बेसिक हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत कम है, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक आप अपनी ज़रूरियात को जो है वो नहीं जान सकते तब तक, और एक मिनिमलिज्म के अंदर बड़ी अच्छी बात है, आप इसको प्लीज़ गुड्स के साथ मत रिलेट कीजिए, सिर्फ चीज़ों के साथ मत रिलेट कीजिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट वो है जो कि आपके ब्रेन को भी डील करता है। वो कहता है कि आपके जो इमोशनल स्ट्रेसेस हैं या जो आपकी जो पोजेशंस हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हों, वो चाहे आपकी कमोडिटीज़ हों, वो चाहे आपके पोजेशंस हों, वो आपको स्ट्रेस करती हैं। आपको जानना चाहिए कि आपको किस रिश्ते को किस तरीके से चलाना है और कहाँ तक रखना है। आप एक होता था बड़े ज़माने में लोग जो हैं वो इतने डिजिटल दुनिया के साथ नहीं डील कर रहे थे, कनेक्टेड नहीं थे। अब वो एक वैक्यूम जो है ना, उसकी वजह से आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप कितना अपने आप को कंज्यूम कर सकते हैं। We need to set our boundaries in any way। हाँ, आपको मिनिमलिज्म आपके लिए, आपको यह डीक्लटरिंग आपको डायरेक्ट करती है कि आपने अपने आप को कितना कंज्यूम करना है और कितना आपने अपने लिए बचा के रखना है। अब जारी बात है, जितना बचा के लगे चलेंगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर हो जाती है। क्या ये सिर्फ हमारी रिलेशनशिप्स के लिए आप सजेस्ट कर रही हैं या ओवरऑल लाइफ के अंदर आप कह रही हैं कि हमें चीज़ों को, बाउंड्रीज को देखिए, अप्रोच जो होती है ना, अप्रोच वो होती है जहाँ जो आपने हर जगह अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ चाहिए, इफ़ यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी, आप इसके साथ चाहिए तो आपको चाय ना, ठीक है ना, उसके साथ आप 3 जंक्स रख के जब उसको खा रहे होंगे, दैट इज़ नॉट योर अप्रोच, दैट इज़ योर डिज़ायर। आपकी नीड सिर्फ चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह से आपका रिलेशनशिप, जो आपकी बेसिक फैमिली है, उसके साथ आपको ठीक तरीके से मिलना, आपकी एक्स्ट्रा सोशलाइजेशन आपके अंदर क्लटर पैदा कर देती है। आपके अंदर बहुत सारे लोगों, हर इंसान की वाइब्स होती हैं, हर इंसान की सोच, उसका एक इम्पैक्ट होता है, एनर्जीज होती हैं, वो आपके साथ आपकी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। बेसिकली जितना ज़्यादा आप अपने घर में चीज़ों को ऐड कर लीजिए, आप अपने दिमाग में चीज़ों को ऐड कर लीजिए, वो सब डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अच्छा साहब, इसमें अब मेरा सवाल है कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा हमें अपने रिलेशनशिप्स को, क्लोज रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है, हमें पता है कि वो हमारी अच्छे बुरे में हमारे साथ है, लेकिन जो सोशलाइजिंग है, डोंट यू थिंक आजकल के दौर में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी इन एनी वे हो गई, या हमने बना ली है कि हमारे काम हो, हमारी वैसे ओवरऑल कोई चीज़ हो, उसमें हमें लगता है जी हमारा सोशल सर्कल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम मेंटली या इमोशनली हमें कोई सहारा है, बैगेज, क्योंकि फैमिली उस तरह से अवेलेबल नहीं है, पार्टनर अवेलेबल नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा है अर्मिला। इसमें आप एक बात बताइए, सोशलाइजेशन के हमारे डायनामिक्स बदल गए। पहले होता था कि हम जब किसी से मिलते थे तो वो सोशलाइजेशन थी। अब मैं इस फ़ोन को उठाती हूँ तो मेरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है एंड 24/7 जारी रहती है। हाँ, हम सिर्फ उसको, हमारी वर्चुअल सोशलाइजिंग है वो। जो भी मैं वहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, चाहे मैं कोई टिकटॉक देख रही हूँ, चाहे कोई और भी चीज़ देख रही हूँ, वो मेरे दिमाग के अंदर स्टोर हो रही है, मेरे अनकॉन्शियस में जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ दे रही है, कोई स्ट्रेस दे रही है, कोई कॉम्प्लेक्सेस दे रही है, कोई आप ऐसा गंदा सा इवेंट देख रहे हैं, एनिमल्स की मैं देख रही थी, बाइटिंग की, सुइसाइडल वीडियोस, इस तरह आपको वो क्या दे रही होती हैं, वो आपको ट्रॉमास दे रही होती हैं। आपकी वो वाली जो सोशलाइजेशन है ना, अब जो सोशल साइंसेस के अंदर बड़ी सारी जो है ना वो इंटरफेरेंसेस हो गई हैं इस डिजिटलाइजेशन की वजह से। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आप अपनी लाइफ को आसान करें, जितना आप आसान करेंगे आपकी हर पोजीशन आपकी जिम्मेदारी है। आप जो देखते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, वो आपके दिमाग में चलता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एब्जॉर्ब करते हैं।
तो अब आजकल के ज़माने में वो एक कॉलेज शायर कहा जाता है ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो वो अब लोग बोझ उतार रहे हैं, बोझ जो है ना उसको उतारने की अच्छा, अब जरूरत एक और सवाल इसमें पैदा होता है कि अभी हमने जैसे कहा कि हमारा जो हमने ये टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स नहीं करना है, लेकिन हम थोड़ा सा मटेरियल थिंग्स की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ सादगी वाले इंसान को, आई नो वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई हैं, सारा कुछ है, उनकी लाइफ दोनों पढ़ी लिखी सब कुछ है, लेकिन whenever you see her आपको लगेगा ही नहीं कि ये इतनी पढ़ी लिखी है। उनकी जो सादा अटायर है लोग उनको सीरियस नहीं लेते, उनको समझते हैं कि ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा, अगर यहाँ पे कोई सादगी से ज़िंदगी गुजारा तो हम कहते हैं तो बिल्कुल फारिग आदमी है। तो हमें ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है ना। वो कहते हैं ना कि वो अब ज़माने के साथ चलना हर इंसान की मजबूरी है। आप अगर कभी वेस्ट में जाएँ या वहाँ देखें तो वहाँ आपने एक हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट पहनी होगी तो खातून जो है ना उस पर इस तरह से फरेफ्ता हो रही होती है जैसे आप शाम पे कामदानी के कपड़े पहन के कॉम्प्लीमेंट दे दे के बुरा हाल कर देते हैं। तो वो इन अ सेंस कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि दुनिया के साथ आपने चलना है। और एक कामयाब आदमी को वो अगेन मैं वो पोइटिक मैनर में कह देती हूँ कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जब आप बिल्कुल मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल सादा हो जाए, ब्लैक एंड वाइट हो जाए, मतलब इतना हो कि आप अफोर्ड भी कर सके और दूसरी बात अपने आप को सुकून में कर देखें। आपके पास ज्यादा कपड़े उतना ही काम आपकी कबर्ड सेट करेगा, आपके पास ज्यादा जो है वो आप ये बहुत सारी खवातीन को ऑफेंड कर रही है, कम कपड़े बनाने बड़ा मुश्किल काम है। अच्छे कपड़े बना लेना। क्योंकि मिनिमलिज्म की अप्रोच ये नहीं है कि आप जो है वो ऑस्टेरिटी में जाएं तो आपके पास 2 या 3 चीजें होनी चाहिए और वो बड़ी ऐसी चीप सी होनी चाहिए, नहीं, दे फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। वो ये कहते हैं कि आप क्वांटिटी की तरफ मत जाइए, आपकी ना क्वांटिटी में रिलेशनशिप्स होने चाहिए, ना आपकी क्वांटिटी में पोजेशंस होनी चाहिए, आप नजर आना बंद हो जाएंगे, क्वालिटी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस जो है ना, स्पेस कह ले, अब मुझे उसकी उर्दू स्पेस की उसको नहीं, आपको इसको स्पेस की तरह ही कर लेते। स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी पर्सनल स्पेस हो या आपके घर में डेकोर के अंदर या आपकी ड्रेसिंग के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर कहीं स्पेस हो, स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज स्पेस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दिस इज ऑल क्लटर। आपको कई दफ़ा ये फील आती होगी जब आप बाहर निकलते हैं कि किस केओस में फंसे हुए हैं। सही बात है। जब सोशल लाइफ, सोशल चीज़ों को मैनेज करना होता है, कभी कभी रिग्रेट हो रहा होता है कि हमने इतनी सोशल लाइफ बनाई क्यों है। थैंक यू वेरी मच अतिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप जी ज़िंदगी में थोड़ा मिनिमलिस्टिक होने की कोशिश करें, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, आपके घर की स्पेसेस हैं, आपके सोशल सर्कल है, पर्सनल स्पेस, बाउंड्री सेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कहीं भी हो। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा आपकी सेहत के हवाले से भी बात कर ली जाए। वैसे तो चीनी का इस्तेमाल दुनिया भर में बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है, जिसको जो सफ़ेद वाइट शुगर जिसकी हम बात करते हैं, ये जहर होता है, कहने वाले तो ये कहते हैं और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ चीनी का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, मतलब बेदरेक किस्म का इस्तेमाल होता है, चाहे वो आपकी चाय है, कोई डिज़र्ट है, कोई भी चीज़ है, वाइट शुगर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं और ये बहुत सारी बीमारियों को भी ट्रिगर करता है। तो आज हमने चीनी के इस्तेमाल के हवाले से बात करनी है कि इसके क्या नुकसानात हैं, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, इसी पे बात करेंगे। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट है। थैंक यू वेरी मच समन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। समन, सबसे पहले तो ये बताएं कि चीनी का जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हम इसकी ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं? अच्छा अर्मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम हमेशा बात करते हैं फ़ैट फ़ैट फ़ैट, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि फ़ैट से ज़्यादा जो शुगर है वो मेन कल्प्रिट है, वो मेन कोस है हर बीमारी का, वाइट शुगर। ठीक है। अब वाइट शुगर बेसिकली बनता कैसे है कि हमें पता है नॉर्मली कि जो शुगर है वो शुगर केन, जो गन्ने का जूस होता है, उसको बॉईल करके उसको जो उसका गुड़ बनता है उसको आप फर्दर रिफाइन करते हैं तो ब्राउन शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। ब्राउन शुगर जो है वो उसमें मोलेसिस होता है, जो कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। अगर उसी को अगर हम फर्दर रिफाइन कर दें, फर्दर प्रोसेस कर दें, तो वो वाइट शुगर में
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब शुगर मिल्स में जब जाता है, उसी ब्राउन शुगर को, गुड़ को जब हम फर्दर रिफाइन करके उसमें से सारे न्यूट्रिशन निकाल देते हैं, वो एक वाइट शुगर है। अब वो वाइट शुगर क्या है? एम्प्टी कैलोरीज, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई विटामिन, कोई गज़ाई जो आपको चाहिए ना गज़ा, वो कुछ भी नहीं है। वो जो हम ले रहे हैं वो एक स्लो पॉइजन है जो हर एक चीज़ में हरमिला हमारे पाया जाता है। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, घर से अगर हम स्टार्ट करेंगे, घर की हर चीज़ में हमारे जार्स भरे होते हैं वाइट शुगर से। हमारे शेक्स में वाइट शुगर डल रहा है क्योंकि वो हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बचपन से ही वो वाइट शुगर देख कर वाइट शुगर को ऐड करके हमें पता है कि बस वाइट शुगर है और उसको करना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कितना प्रॉब्लम कॉज करता है। और अक्सर लोग तो चाय में इतनी चीनी पीते हैं कि मतलब परेशान, चाय पी रहे हैं कि शीरा पी रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही होती क्योंकि हाँ, और घरों में पका। अच्छा, सबसे वर्स्ट बात ये है कि चाय बन रही है तो उसमें चीनी को आप उतना पका भी रहे हैं, इसका क्या हाल होता होगा? अच्छा अर्मिला, यहाँ पे तो होता है चाय कम शुगर ज्यादा। हमारे घरों में प्रैक्टिस है ना, पतीलों के अंदर ही शुगर डाल के पकाते हैं, हाँ। व्हाइट शुगर डाल के उसको प्रॉपर किया जाता है। और इसमें इवन ये भी मैंने देखा है कुछ लोगों के घर में वो व्हाइट शुगर को ऐसे कंज्यूम कर रहे होते हैं चम्मच। अब 1 टेबल स्पून में 60 कैलोरीज है। आप ये देखें कि हम 1 टेबल स्पून तो हम कंसिडर ही नहीं करते, हमारी हर चीज़ में पता नहीं कितने टेबल स्पून, 1.5-2 चम्मच तो आम चाय के इतने से कप में होता है, इजीली डल जाता है। तो वो इतना, अब आप ये देखें कि हर मेन डिजीज के पीछे शुगर है। कैसे कि हमारी बॉडी में जब व्हाइट शुगर जा रहा है, हर एक हिडन फॉर्म में भी है और अनहिडन में। अनहिडन तो ये है ना कि हम अपने सामने डाल रहे हैं, हिडन वो जो प्रोसेस चीज़ों के अंदर ऑलरेडी आपकी शुगर एडेड है। जितनी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, जितने डब्बे वाले जूस हो गए, जितनी बेकरी आइटम्स हैं, उसमें तो हिडनली शुगर है और आप अपने बच्चों को वही खिला रहे हैं। इवन बच्चों को यही, बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जितने भी हम उनको उनके फीडर्स में, बॉटल फीड में हम वो दे रहे होते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो जो रेड शरबत होता है जिसे आप लाल शरबत कहते हैं, वो आप बच्चों को फीडर में डाल के, मैंने अक्सर माओं को देखा है वो पिला रहे होते हैं। दैट्स सो रॉन्ग, क्योंकि बच्चे की आपने टेस्ट बड्स को डेवलप कर दिया उसके मुताबिक और अब वो हर वक्त वही चीज़ मांगेगा और उसमें ऑलरेडी शुगर कंटेंट है। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, चूँकि टाइम का मैं चाहूँगी, ऑल्टरनेट क्या है, क्या कर सकते हैं? अच्छा अर्मिला, इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेट अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे पास खजूर है, डेट्स। अगर आपने किसी चीज़ में डालना ही है तो हम डेट्स डाल दें। शहद, हनी जो है वो एक बहुत गुड सोर्स है आपका, उसको आपने मीठा ही करना है ना किसी चीज़ को, आप हनी ऐड कर दें। आप जो है खजूर ऐड कर सकते हैं। इवन प्यूरीज होती हैं, फ्रूट प्यूरीज, आप बच्चों को वो दे दें एज अ स्वीटनर, आपने देना आप वो दे दें। वाइट शुगर को प्लीज़ अपने घरों से जितना जल्दी हो सकता है उसे निकाल दें। वो स्लो पॉइजन है क्योंकि वो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, सिवाय वो आपको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा है। क्योंकि जैसे आप कंज्यूम करते हैं उसने बॉडी में जाकर कुछ तो करना है ना, अब वो क्या करेगा, वो वाइट शुगर जाके आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट में डिपॉजिट हो जाएगा। जितना हम देख रहे हैं आजकल बेली फैट आ रहा है, फैटी लिवर आ रहा है, आपकी शुगर हो रही है अर्ली एज में, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, वो सब अनहेल्दी फैट और अनहेल्दी शुगर की वजह से हो रहा है। You're right. अच्छा, अब बच्चों को जैसे हमने कहा कि शुरू से अब टेस्ट बड्स डेवलप हुए में हमें मीठे की क्रेविंग होती है और जिस दिन आप शुगर अवॉइड करें, आई रिमेंबर जब मैंने चाय में चीनी कम करना शुरू की थी तो मुझे ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती हैं और ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि अगर वो कोई डाइट भी कर रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको उतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि आपकी बॉडी को आदत होती है। उसको कैसे फुलफिल किया? अच्छा अर्मिला, एट फर्स्ट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू क्विट शुगर, बट वंस यू गेट टू यूज टू इट यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेनी डिजीजेस। आप अपने आप को बचा लेते हैं। स्टार्टिंग में क्यों आपको क्रेविंग होगी? क्योंकि हमारी बॉडी ने, हमने खुद को एडिक्ट बना लिया बचपन से ही। वाइट शुगर, हर चीज़, शेक, जूसेस, डब्बे वाले जूस, जितनी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स, हमने खुद की बॉडी को उसका एडिक्ट बना लिया। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक बार जब आप उसको छोड़ देंगे आपको क्रेविंग ही नहीं होगी। आप ये देखें कि जैसे हम शुगर ले रहे होते हैं ना, या कोई भी कार्ब्स वाली चीज़ें ले रहे हैं, आप या तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे आजकल बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या फिर फ़ौरन आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, ज़्यादा क्रेविंग होती है। चीनी वाली चीज़ें जितना आप खाते हैं आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप जैसे ही चीनी को छोड़ेंगे, वाइट शुगर को, आप एक तो डिजीज़ से बच जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा, फैटी लिवर कम हो जाएगा, और जो आपको क्रेविंग होती है ना बड़े इरेगुलर टाइमिंग्स पे रात में, आप उससे बहुत ज़्यादा खुद को महफूज करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच समन, बहुत शुक्रिया। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद थी जी। वाइट शुगर का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा हो सके उसको अवॉइड करें और साथ साथ आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे ऑल्टरनेट से। इवन शक्कर घरों में होती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स अ स्वीटनर टू, बट वो जो कह लो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी बेहतरी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में जो बीमारियां, आप उससे बच सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।